नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी फैसले की, जहां टेक्नोलॉजी और हमारे बुनियादी अधिकार आमने सामने आ जाते हैं। तो सीधा उस सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरे मामले की जड़ है। सोचिए, क्या कोई कोर्ट किसी को भी डीएनए टेस्ट करवाने के लिए मजबूर कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा हमारी निजी जिंदगी से जुड़ा है। और इस बड़े सवाल का जवाब हमें मिलता है एक खास केस से। चलिए आर राजेंद्रन बनाम कमर निशा मामले की तह में चलते हैं, जिसने इस मुद्दे को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। तो हुआ ये कि एक क्रिमिनल केस की सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान कोर्ट ने एक बच्चे के पिता कौन है ये पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट का ऑर्डर दे दिया। पहली नजर में ये एक आम सी प्रक्रिया लग सकती है ना? लेकिन असली पेच यहीं पर था। बच्चे के पिता कौन हैं? इस सवाल का उस क्राइम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था जिसकी जांच हो रही थी। और बस इसी एक बात ने इसे एक बड़ा कानूनी सवाल बना दिया, इतना बड़ा कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। तो यहाँ पर समझिए, न्याय के दो बहुत बड़े सिद्धांत आमने सामने आकर खड़े हो गए। एक तरफ सच को बाहर लाने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ किसी व्यक्ति की निजता यानी प्राइवेसी के अधिकार की हिफाजत। ये टकराव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सच को ढूंढ निकालने की जरूरत, जिसके लिए डीएनए एक जबरदस्त टूल है, और दूसरी तरफ है हर इंसान का अपनी गरिमा और अपनी निजी जिंदगी को गोपनीय रखने का अधिकार। और ये जो निजता का अधिकार है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिला एक मौलिक अधिकार है। मतलब ये हमारी जिंदगी और व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी और इतना बड़ा संवैधानिक अधिकार टकराते हैं, तो कानून बीच का रास्ता कैसे निकालेगा? संतुलन कैसे बनेगा? चलिए देखते हैं कि अदालत ने इसका क्या जवाब दिया। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस टकराव का क्या हल निकाला और भविष्य के लिए क्या नया स्टैंडर्ड सेट किया? कोर्ट का फैसला बिल्कुल दो टूक था। बस एक लाइन में पूरे फैसले का सार है, अगर किसी डीएनए टेस्ट का केस में चल रहे अपराध से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, तो उसका आदेश देना पूरी तरह से गलत है। सीधी और साफ बात। और इसी फैसले से निकला एक नया सिद्धांत, जिसे हम कह सकते हैं स्पष्ट संबंध का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि डीएनए जैसे साइंटिफिक सबूत का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब वो केस के फैक्ट से सीधे सीधे मतलब डायरेक्टली जुड़ा हो। कोर्ट ने इसे और भी साफ करते हुए आगे के लिए 3 बड़ी शर्तें रख दी। पहली, टेस्ट केस के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। दूसरी, वो न्याय के लिए बेहद जरूरी हो, जिसके बिना काम ही ना चले। और तीसरी, इस पावर का इस्तेमाल बहुत ही कम और सावधानी से किया जाना चाहिए। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो मतलब साफ है। अब अदालतें यूं ही बस अपनी सहूलियत के लिए या एक रूटीन की तरह डीएनए टेस्ट का ऑर्डर नहीं दे सकती। इसे एक असाधारण उपाय ही माना जाना चाहिए, न कि कोई आम प्रक्रिया। अच्छा, ये सब तो हुई कानूनी बातें, पर इन सब का आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए इस फैसले के मानवीय पहलू को समझते हैं। देखिए, कोर्ट इस बात को लेकर बहुत फिक्रमंद था कि इस पावरफुल टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए उन्होंने इसके अंधाधुंध इस्तेमाल के खिलाफ एक साफ चेतावनी दी। कोर्ट ने उन नुकसानों को भी गिनाया जो किसी की जिंदगी में हो सकते हैं। समाज में बिना वजह का कलंक लगना, जबरदस्त इमोशनल तकलीफ, किसी की इज्जत को ऐसा नुकसान पहुंचना जिसे कभी ठीक न किया जा सके, और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रिश्तों का टूटना। तो कुल मिलाके ये फैसला एक ढाल की तरह है जो हर इंसान की गरिमा और उसके अपने शरीर पर उसके हक को बचाता है, किसी भी तरह की गैर जरूरी सरकारी दखलंदाजी से। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हाँ, सच की खोज जरूरी है, पर किसी के मौलिक अधिकारों को कुचलकर नहीं। न्याय और अधिकार के बीच संतुलन ही सबसे जरूरी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा ताकतवर होती जाएगी, हम अपनी प्राइवेसी और अपनी आज़ादी को बचाने के लिए वो लक्ष्मण रेखा आखिर कहाँ खींचेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।